बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे थर्मोडायनामिक्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इसकी समरी की तरफ आते हैं कि कौन कौन से लॉ है और उनका स्टेटमेंट क्या है या उनका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में है, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। सेकंड लॉ का जो मेन पर्पस है वो ये कह रहा है कि एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। अब इस लॉ के मजीद 3 स्टेटमेंट है। एक किल्वन स्टेटमेंट है जो इंजन के मुतालिक है और वो कह रहा है कि इंजन के लिए 2 रिजर्वायर की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट क्लाजियस का है, तो कह रहा है अगर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो कर रही है तो इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होगी। तीसरा स्टेटमेंट है वो एंट्रोपी का है, तो ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या होगा, या बढ़ेगी या कांस्टेंट होगी, ठीक है, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट है और 3 मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो है कि एक फेवर क्रिस्टलिन सब्सटेंस की एंट्रोपी हमेशा 0 होती है, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अगर हमारे पास 0 डिग्री केल्विन है, ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। केल्विन के अलावा हमारे पास रिंकाइन भी एब्सोल्यूट स्केल है टेम्परेचर का। तो अगर हमारे पास 0 रिंकाइन थे, टेम्परेचर 0 रिंकाइन है, तो इसकी भी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आते हैं हर एक को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हमने पहले बताया कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में है। अब थर्मल तो हमें पता है कैसे टेम्परेचर या हीट को। अब इक्विलिब्रियम के बारे में आते हैं। इक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ ऑल सिस्टम इक्वल, के टेम्परेचर बराबर होगा सब सिस्टम का। या हम कहते हैं कि इन जो सिस्टम है उनके दरमियान हीट फ्लो 0 होगी। अब आते हैं वो किस तरह। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सिस्टम 1 है, इस सिस्टम 1 का टेम्परेचर है T1। अब हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है सिस्टम 2 और इसका टेम्परेचर है T2। अब ये दोनों टेम्परेचर अगर बराबर है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान हीट फ्लो 0 होगा, क्योंकि हीट फ्लो तब होता है जब हॉट और कोल्ड बॉडी का कंसेप्ट होता है। यहाँ ना तो ये हॉट बॉडी है ना कोल्ड बॉडी, क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है, ठीक है। तो यही वजह है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, टेम्परेचर दोनों का बराबर है सिस्टम का और इनके दरमियान हीट फ्लो 0 है। इसी तरह हमारे पास अगर तीसरा सिस्टम हो और इसी सिस्टम का टेम्परेचर T3 है, वो टेम्परेचर अगर बराबर है T1 के, तो इसी तरह यहाँ भी हीट फ्लो 0 होगा, क्योंकि यहाँ हॉट और कोल्ड बॉडी नहीं है, दोनों का टेम्परेचर एक ही है, तो हीट फ्लो भी 0 होगा। अब इसका मतलब है कि T1 बराबर है T2 के, इसी तरह T1 T3 के भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 T2 और T3 बराबर है, यानी इन तीनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है और इनके दरमियान जो हीट फ्लो है वो 0 है। तो यही वजह है कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सब सिस्टम का टेम्परेचर बराबर है और इनके दरमियान हीट फ्लो वो 0 है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। कंजर्वेशन आपको पहले भी पता है कि एनर्जी ना
क्रिएट हो रही है और ना डिस्ट्रॉयड हो रही है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि यह हम थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हीट एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम का एक खास टेम्परेचर है जिससे इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इन अदर मीन इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और क्या होगा, वर्क भी होगा। तो आप देखते हैं कि ये ढक्कन यहाँ से ऊपर गया है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्क भी हो गया है। ठीक है, अब इसी लॉ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि हीट एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की वो इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट हो गई और वर्क को, या हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यों का मतलब है हीट एनर्जी U1 माइनस U2, यानी इससे इंक्रीज आ गया इंटरनल एनर्जी में और साथ साथ वर्क भी हो गया। अब इस लॉ को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला केस जो हमने किया, अगर हम हीट देंगे तो इससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और साथ साथ वर्क भी होगा। तो ये हमारे पास जनरली एक केस है। ठीक है, अब इसका दूसरा केस ये भी पॉसिबल है, अगर वर्क डन हमारे पास 0 हो। ठीक है, यानी क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह एक सिस्टम है जिसे क्या ये ढक्कन फिक्स है, जितना भी हीट हम देंगे इसको तो इससे सिर्फ क्या होगा, इससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो अब वर्क डन हमारे पास 0 है क्योंकि ये ढक्कन मोशन नहीं कर रहा, तो वर्क डन हमारे पास 0 है और इसी इक्वेशन को हम फिर लिखते हैं Q = U1 माइनस U2। अब तीसरे केस की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी 0 है, मतलब ये है कि U1 और U2 बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो इस सिस्टम में ये कब पॉसिबल है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जाहिर बात है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर दोनों का टेम्परेचर एक है तो मतलब ये है कि इसी का इंटरनल एनर्जी भी बराबर है। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, जितना भी हम हीट देंगे तो वो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देख ले, एनर्जी इंटरनल एनर्जी यहाँ भी U1 है और यहाँ भी U1 है, तो क्या हो गया, सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अगर हमारे पास तो क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ गया, अगर वो कांस्टेंट है, तो फिर सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट होता है। और ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी इसी तरह सिस्टम नहीं बना है जो सारा का सारा हीट को क्या करे, वर्क में कन्वर्ट करे। और हम कहते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या हुआ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गई। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है, ये है कि एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इसके 3 स्टेटमेंट है। केल्विन का अपना स्टेटमेंट है, क्लॉजियस का अपना स्टेटमेंट है और एंट्रोपी का अपना स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आते हैं केल्विन स्टेटमेंट की तरफ। अब केल्विन का स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को आप हीट इंजन कंसीडर करें, ठीक है, ताकि आसानी हो आपको। तो वो हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है। फॉर एग्जांपल हॉट रिजर्वायर का मतलब आप इस तरह ले सकते हैं जहाँ फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो उधर से ये हीट ले रहा है और क्या होता है, इस पे वर्क डन करता है और इस हीट QH का कुछ हिस्सा बाकी एनवायरनमेंट को जाया होता है। तो एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि कोल्ड रिजर्वायर। तो क्या होता है,
जितना हीट बच जाता है QH से तो इस पे वर्क डन होता है। तो अब क्या है, ये हीट लॉस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जरूर कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा कोल्ड रिजर्वायर को या हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट को। तो अब आप यहाँ देखते हैं एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी इस केस में हमारे पास बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास वर्क है और वर्क किसके बराबर है, इस QH से जब हम माइनस करते हैं QC। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब ये हमारा QC है तो वो एनवायरनमेंट को लॉस हो गया, ठीक है। और QH से जब हम इसको माइनस करते हो तो वो वाला हीट बच गया वर्किंग के लिए। तो अब QH माइनस QC से वर्क होता है और हमारे पास इनपुट क्या है, QH है। अब यहाँ आप देखते हैं कि हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का कंसेप्ट आता है। तो अब थर्मल रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम है जिससे जब हम क्या करते हैं, या हीट ऐड करते हैं या हीट रिजेक्ट करते हैं, तो इसके टेम्परेचर पे असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस यूनिवर्स में क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं, तो इसके टेम्परेचर, तो इस सारे यूनिवर्स के टेम्परेचर पे इतना असर नहीं होता। तो ये यूनिवर्स हमारे पास भी एक थर्मल रिजर्वायर है। इसी तरह हमारे पास एक ओशन भी हो सकता है थर्मल रिजर्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास एक जगह पे बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो अगर इस बर्निंग में हम क्या करें, इससे हीट रिमूव करें उस जगह से या मजीद हीट ऐड करें, तो वह भी टेम्परेचर पे इतना असर नहीं होता। तो इसको भी हम थर्मल रिजर्वायर कहते हैं। तो अब केल्विन का स्टेटमेंट ये है, अगर एक इंजन वर्किंग कर रहा है तो वो हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर कोल्ड रिजर्वायर में यानी एनवायरनमेंट में जाया हो जाएगा। अब ये इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा क्या करे, सारा का सारा QH, सारा का सारा हीट हॉट रिजर्वायर से ले ले और इसी को कन्वर्ट करे वर्क में, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ बताया कि सिंगल रिजर्वायर पे क्या नहीं होता, वर्क नहीं होता अगर हम कोल्ड रिजर्वायर को ना ले ले। मतलब ये कि हम ये नहीं ले सकते कि हीट जाया नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ हीट जाया होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक इंजन हमेशा दो रिजर्वायर के माबेन काम करेगा, ठीक है। इस साइड पे आप देखते हैं कि यहाँ सिर्फ हॉट रिजर्वायर है और हीट लॉस नहीं है एनवायरनमेंट को। तो इसी तरह सिस्टम ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये केल्विन का स्टेटमेंट है। पॉसिबल तब होगा जब हमारे पास यहाँ कोल्ड रिजर्वायर भी होगा। अब इन बातों का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी किसके बराबर है, ये हमने पहले भी बताया कि QH यानी हॉट रिजर्वायर का हीट जब हम माइनस करते हैं कोल्ड रिजर्वायर के हीट से और इसको डिवाइड करते हैं QH पे यानी हीट इनपुट, वो क्या है, हॉट रिजर्वायर का हीट है। अगर आप परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखते तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस QH माइनस QC को हम कहते हैं कि ये नेट हीट है, ठीक है, और QH हमारे पास इनपुट है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इसका एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है, अगर 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है तो कितना परसेंट पॉसिबल है। तो मैक्सिमम कितना एफिशिएंसी पॉसिबल है, इसी का आंसर कार्नोट साइकिल देता है। अब क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या चीज है। कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो 4 प्रोसेस क्या है।
सबसे पहला प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस है। इस डायग्राम में आप देखते हैं कि डायग्राम है 1 and 2 प्रोसेस। तो क्या होता है 1 to 2 प्रोसेस में, अगर हमारे पास टेम्परेचर T1 है, मतलब ये कि कोल्ड टेम्परेचर के बराबर है Tc के, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले इंसुलेटेड करते हैं और फिर इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो मतलब जब हमने इंसुलेटेड किया तो हीट इन और हीट आउट नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये एडियाबेटिक सिस्टम हो गया। और एडियाबेटिक सिस्टम को हम फिर क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर T1 था, ठीक है। तो कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया T2। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है 2 एंट्री वाला प्रोसेस। तो हमने क्या किया, अब ये इंसुलेशन हमने रिमूव किया, ठीक है, और हमने हीट दिया। साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इसी का टेम्परेचर क्या हो जाए, इस कांस्टेंट रह जाए। हम हीट देते हैं और ये चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो क्या करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी जितना हीट हम देंगे तो इस पे वर्क होगा और क्या होगा, यानी यही टेम्परेचर हमारे पास बरकरार रहेगी। जो कि एक टेम्परेचर मिला है इससे 1 to 2 प्रोसेस से, टेम्परेचर वही रहेगा Th, ठीक है। जितना हम हीट देंगे इस हीट पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन जब होता है तो इसी का ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 and 4 प्रोसेस है, 3 and 4 प्रोसेस, ठीक है। तो 3 and 4 प्रोसेस में अब क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल में क्या होते हैं, अपोजिट प्रोसेस होते हैं। तो पहला जो हमने एडियाबेटिक कंप्रेशन किया था, तो हम वही एडियाबेटिक प्रोसेस चलाएंगे, लेकिन वहाँ कंप्रेशन था, यहाँ एक्सपेंशन होगा। यहाँ T1 से टेम्परेचर हमने बढ़ाया Th तक, तो यहाँ हम उल्टा करेंगे, Th से हम जाएंगे T1 की तरफ। इसी का क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो वो क्या होगा, हम इसको इंसुलेट करेंगे और इंसुलेशन से क्या होगा, हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। तो एक्सपेंशन से वर्क डन होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, 3 and 4। तो एक्सपेंशन से इसका क्या होता है, प्रेशर मजीद कम होता है और साथ साथ इसी का टेम्परेचर Th से कम होता है T1 या Tc। यहाँ मैंने बताया है कि Tc या T1 एक ही टेम्परेचर है और ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है। इसके बाद क्योंकि ये साइकिल है तो हम यहाँ 4th स्टेप पे भी क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमने एक्सपेंशन किया तो वहाँ हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम कंप्रेशन करेंगे, हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ हमने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ भी इस टेम्परेचर को कांस्टेंट होना है। तो यहाँ हमने हीट अप्लाई किया तो उसका उल्टा करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एक चिलर अप्लाई करेंगे ताकि वो जो कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस होगा वो इस चिलर में जाएगा। और चिलर क्या हो सकता है, वो आइस भी हो सकता है। तो देख ले 4 to 1 प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर वही T1 है या Tc है, ठीक है। कंप्रेशन से इसी का क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता क्योंकि यह हमने नीचे चिलर लगाया है। तो जितना भी टेम्परेचर ज्यादा होता है और मजीद हीट क्या होता है, इस चिलर में जाता है और टेम्परेचर वही के वही T1 रहता है। तो अब कार्नोट साइकिल में कितने प्रोसेस है, टोटल 4 प्रोसेस है। 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। पहला प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो तीसरा प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। पहले प्रोसेस में क्या है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं T1 से T8, तो तीसरे प्रोसेस में हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं T8 से T1। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो लास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन है। यहाँ टेम्परेचर Th है, इस पे भी बरकरार रहता है और यहाँ टेम्परेचर क्या है, T1 है, इस पे बरकरार रहता है। यहाँ हमने हीट अप्लाई किया, हीट सोर्स,
या हमने चिलर लगाया। तो ये हमारे पास हो गया कार्नोट साइकिल। हमने इसको स्टेज 1 पे लिया था, फिर 2 की तरफ लिया, 3 की तरफ, 4 की तरफ और वापस इनिशियल स्टेज की तरफ आ गया। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद इसी का वॉल्यूम, इसी का प्रेशर, इसका टेम्परेचर, इसका एंट्रोपी, सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या होंगे जिस तरह हमें इनिशियल केस में मिले थे। ठीक है, साइकिल के बाद इस सिस्टम के किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल वही होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही होता है। हमने बताया कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो अब कितना पॉसिबल है इसका आंसर कार्नोट साइकिल देता है। कार्नोट साइकिल के बारे में हमने बताया कि वो क्या चीज है। ठीक है, अब आते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अब कितना पॉसिबल है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ एक और बात आप नोट करें, मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर 100 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो पॉइंट में अंतर देता है। तो या हम पॉइंट में अगर बात करते हैं तो 1 एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 100% पॉसिबल नहीं है। दोनों का एक ही मतलब है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हीट का जो फार्मूला है वो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपको याद है, बम कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो हम कहते हैं कि हीट हम जब देते हैं तो इसको किस तरह मेजर करेंगे, mc डेल्टा t। m इसमें मास है, c इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और t इसमें टेम्परेचर है। तो अब QH को हम अगर इस फार्मूला को देख ले इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह QC को हम mc इन डेल्टा TC, ये सारा का सारा वही आएगा। मास कांस्टेंट है, C इसमें भी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर अलग होता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ टेम्परेचर टर्म अलग है। तो इन mc डेल्टा को हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन से कैंसिल कर सकते हैं और ये रह जाएगा, क्योंकि बाहर से हम इसको mc डेल्टा को कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये TH माइनस TC और नीचे TH रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस TC डिवाइड बाई TH रह जाता है। असल में ये डेल्टा कैंसिल नहीं होता, ये ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन ये आप लोग की आसानी के लिए कहता हूँ, ये ऑपरेटर कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो ये मतलब ये हुआ कि हम इसी को इसी तरह भी लिख सकते हैं। आप आसानी के लिए इस तरह कंसीडर करते हैं कि ये डेल्टा भी साथ साथ कैंसिल होता है। तो अब TH माइनस TC ऊपर रह गया और नीचे TH, दोनों साइड को हम TH पे डिवाइड करते हैं। तो ये TH डिवाइड बाई TH, फिर माइनस TC डिवाइड बाई TH। तो TH पे डिवाइड हो रहा है 1 रहता है, माइनस अपनी जगह पे, और TC डिवाइड बाई TH। अब इस फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही फार्मूला है, चाहे आप इस फॉर्म को यूज करते हैं या इस फॉर्म को। ठीक है, अंतर सेम आएगा। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी इतना ही पॉसिबल है, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसी फार्मूला से TH माइनस TC डिवाइड बाई TH। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर 100% नहीं है तो फिर कितना परसेंट है। हम नहीं कह सकते 98% है, 95% है, 40% है। ये हम तब बताएंगे जब हमें टेम्परेचर का पता हो। किस चीज टेम्परेचर का, हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर का, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर का हमें पता हो। ठीक है, एक बात और भी आप लोगों ने नोट करना है, ये टेम्परेचर आप लोगों ने एब्सोल्यूट स्केल में लिखना है। तो अमूमन हम केल्विन स्टेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने इन टेम्परेचर को अगर सेंटीग्रेड में है या फ़ारेनहाइट में है तो आपने इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट नहीं किया तो आपके पास जो एफिशिएंसी है उसका वैल्यू गलत आएगा। अब हमें पता चला कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है, तो कितना परसेंट पॉसिबल है वो कार्नोट इसका आंसर देगा। अब कार्नोट क्या चीज है, कार्नोट साइकिल, इसके बारे में हमने बताया। फिर हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला भी फाइंड किया। ठीक है, अब इस फार्मूला को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंजन है और इसी का
TH टेम्परेचर 200 है हार्ट रिजर्वायर का। तो पहले भी मैंने बताया कि इसको आपने जरूर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। अब बाहर एनवायरनमेंट का यानी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 30 है, तो इसको भी हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 303। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना परसेंट पॉसिबल है, तो TH की जगह हम ये टेम्परेचर पुट करते हैं, TC की जगह हम ये टेम्परेचर पुट करते हैं। तो जब हमने आंसर निकाला तो ये हो गया 0.36%, 0.36 या 36%, एक ही बात है। तो अब हमारे पास अगर इंजन का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड है या 473 केल्विन है और बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है या 303 केल्विन है, तो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हमारे पास कितना हो सकती है, 36%। अब इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। अगर किसने बताया कि यही टेम्परेचर है TH और यही TC टेम्परेचर है, हमारे पास एफिशिएंसी है 40% या 50%, तो वो गलत कह रहा है। क्यों? इसी वजह से क्योंकि ये 36% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये किसने बताया? ये कर्नाड साइकिल ने बताया। तो कर्नाड साइकिल जो साइकिल है वो आइडियल साइकिल है, ठीक है। रियलिटी में हमारे पास फ्रिक्शन होता है, हीट लॉस और भी ज्यादा होता है। तो अगर किसने बताया कि एफिशिएंसी 36% से कम है, 30 है, 25 है, तो वो ठीक कह रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन होती है। मैक्सिमम से तो कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी का एग्जांपल आप इस तरह कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जाम हो रहा है और इसी एक पेपर का फुल मार्क्स है 50, ठीक है। तो मैक्सिमम एक बंदा 50 मार्क्स ले सकता है, 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकता, और वो डिपेंड करता है एक स्टूडेंट के हार्ड वर्किंग पे। तो यही केस इसमें भी है। अगर हमारे पास ये नहीं 200 हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है और TC ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, तो इन दोनों पे हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी 36% है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक दूसरे केस की तरफ आते हैं। अब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हार्ट रिजर्वायर का 400 डिग्री सी करते हैं, तो हम इसको केल्विन सेट में कन्वर्ट करते हैं और TC वही है। तो अब देखते हैं कि एफिशिएंसी पे क्या होता है। जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा, इसी का एफिशिएंसी 0.55 आएगी, यानी 55%। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हार्ट रिजर्वायर का तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो अब इसको याद रखना इंतहाई आसान है। हार्ट रिजर्वायर का काम है हीट देना, तो जितना ये हाई टेम्परेचर पे हीट देता है तो इतना इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब एक तीसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास टेम्परेचर वही है, हमने कांस्टेंट रखा हार्ट रिजर्वायर का टेम्परेचर 200 पे, और क्या किया, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने मजीद कम किया 283, यानी 10 डिग्री सी या 283 केल्विन के, और फार्मूला में पुट करके हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 0.4 यानी 40%। तो अब देख ले 36 से ये ज्यादा है। तो मतलब ये है कि हम जब हार्ट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जितना कम करेंगे तो इतना इसका एफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा होगी। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब है कि ये कूलिंग का काम करता है, तो जितना ये टेम्परेचर कम होगा कोल्ड रिजर्वायर का तो इतना ही हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब इन बातों को मैं समराइज करता हूँ। वो ये है पहला पॉइंट, अगर हम हार्ट रिजर्वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ठीक है। एफिशिएंसी इस तरह भी इंक्रीज होती है जब हम कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो आपने इन बातों को याद रखना है। अब लार्ज स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हीट फ्लो कर रहा है हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये गर्म चाय है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ वक्त के बाद ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्या होता है, इसी
चाय से ये गर्म है तो हीट फ्लो कर रहा है बाहर रूम की तरफ, ठीक है, तो ये ठंडा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि ये खुद ब खुद होता है ये प्रोसेस। अब अगर इसी का उल्टा प्रोसेस होता है, क्या होता है, अब क्या होगा, हीट कोल्ड बॉडी से हार्ड बॉडी की तरफ आएगा। तो ये किस तरह होगा, ये हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो क्या होता है, अंदर टेम्परेचर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है। तो ये इसके अंदर जो भी चीजें है वो मजीद इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह होगा, ये हम एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, और वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये खुद ब खुद नहीं होता, आप बाहर से एनर्जी अप्लाई करते हैं इसको। तो अब क्लाजियस स्टेटमेंट भी इससे मुताल्लिक है। वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि क्या हो जाए, हीट कोल्ड बॉडी से हार्ड बॉडी की तरफ जाए। इसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया है कि अगर हम कोल्ड बॉडी से हीट क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं हार्ड बॉडी की तरफ, तो इसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इनपुट क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इस केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्लाजियस स्टेटमेंट है। इस क्लाजियस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास दो एप्लीकेशन फिर आते हैं। एक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है, एक सिस्टम को कूल करना होता है, और एक होता है हीट पंप। तो हीट पंप में हम क्या करते हैं, एक सिस्टम को हीट करते हैं, आपने अगर देखा होगा। इसी तरह के यूनिट हम घरों में लगे होते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो गर्मियों में क्या होता है, ये हमें टेम्परेचर कम करता है, और सर्दियों में इसी का काम है इस कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसी का आउटपुट मुख्तलिफ है। रेफ्रिजरेशन का आउटपुट ये है कि एक सिस्टम को कूल करे, और हीट पंप का आउटपुट ये है कि एक रूम को या एक सिस्टम को हीट अप करे, ठीक है। और ये दोनों एक ही चीज करता है, अगर आपने इस तरह यूनिट देखे हैं। अब यहाँ रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में हम कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी एफिशिएंसी की तरह एक चीज है, लेकिन एफिशिएंसी हम उस केस में अप्लाई करते हैं जहाँ हमारे पास वर्क आउटपुट होता है, ठीक है। तो यह हमारे पास वर्किंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल या हमारे पास हीटिंग या कूलिंग होती है, ठीक है। तो इंजन के केस में हमारे पास वर्किंग होती है। तो इसी वजह से यहाँ हम एफिशिएंसी का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे एफिशिएंसी हो या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो। तो आप क्या करेंगे, डिजायर को ऊपर लिखेंगे और रिक्वायर इनपुट को आप नीचे लिखेंगे। डिजायर हमारे पास इंजन के केस में वर्क होता है, और रिक्वायर क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन के केस में हमारे पास डिजायर क्या होता है, डिजायर ये होता है कि हम एक कमरे से हीट रिमूव करें, ठीक है। और रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर हमारे पास इनपुट होता है। इसी तरह हमारे पास हीटिंग सिस्टम में, हीट पंप में डिजायर होता है कि हम हीट ऐड करें, ठीक है। और रिक्वायर क्या होता है, वो हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट क्या होता है, वो एनर्जी होती है। अब आते हैं रेफ्रिजरेशन की तरफ कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन का काम है कूलिंग, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक रूम है, तो हम चाहते हैं कि इस रूम से क्या करें, हीट रिमूव करें,
ठीक है, वो हमारे पास डिजायर है। ये हमें चाहिए कि हम इसी कमरे से हीट रिमूव करें और इसका टेम्परेचर कम हो जाए। और हमारे पास रिक्वायर क्या है? रिक्वायर है वर्क इनपुट। ठीक है, हम इसी को वर्क इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अब रेफ्रिजरेशन का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का सिंबल है बीटा। अब इसमें हमारे पास डिजायर क्या है? इससे हम हीट रिमूव करते इस रूम से। तो जाहिर बात है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और इसी का हीट हम रिप्रेजेंट करते हैं QC से, यानी कम टेम्परेचर वाले सिस्टम से हम हीट रिमूव करते हैं। और इनपुट हमारे पास क्या होता है? इसको हम कितना ही क्या प्रोवाइड करेंगे? कितना ही वर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो QC को हम QC लिखते हैं और वर्क साइकिल को हम QH माइनस QC भी लेते हैं। ये हमने कहाँ से फाइंड किया? ये अगर आपको याद हो, इंजन के केस में हमने कहा था कि वर्क साइकिल हमेशा बराबर होता है QH माइनस QC के। तो अब ये हमारे पास रेफ्रिजरेशन का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, अब इसी का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्सिमम कितना होगा? ये तो रियल है, तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम फाइंड करेंगे कार्नोट साइकिल से, जिस तरह हमने इंजन के केस में किया। इंजन के केस में जब हम थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करते थे तो हमने Q की जगह MC डेल्टा T लिखा और इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई। तो इसी तरह ये तरीकाकार हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, Q की जगह हम ये MC डेल्टा T वाला टर्म पुट करेंगे। जब हम इसमें क्या करें? MC डेल्टा T वाला टर्म पुट करें तो ये हमारे पास फिर मैक्सिमम बीटा है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आएगा? QC की जगह TC, ठीक है, QH की जगह TH, QC की जगह TC आएगा। तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अमूमन हम जो रियलिटी में इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, और जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम इससे फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम हीट पंप की तरफ आएंगे। लेकिन हीट पंप में क्या है? क्योंकि गर्मियों में क्या है हमारा काम है, सर्दियों में हमारा काम क्या है? इस रूम को हीट अप करना। तो यह हमारे पास क्या होता है? हम हीट ऐड करते हैं, या हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर टेम्परेचर कम होता है। तो इसी के हीट को हम लिखेंगे QH। तो अब फार्मूला क्या हो गया? अब QC की जगह हमारे पास क्या आएगा? QH आएगा। अब हमारे पास क्या है? मौसम ठंडा है तो हम इसी रूम को या सिस्टम को गर्म करना चाहते हैं। तो क्या होगा? अंदर सिस्टम इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाहर से इस कमरे को। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसी का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गेमा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके बराबर है? QH डिवाइड बाय WH साइकिल। ठीक है, QH क्या है? ये इसी रूम का टेम्परेचर है, तो जाहिर बात है कि ये ज्यादा होगा इससे बाहर एनवायरनमेंट से। तो अब कार्नोट साइकिल के मुताबिक मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना पॉसिबल है? तो हम MC डेल्टा T इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या होगा? QH की जगह TH आ जाएगा, इस तरह QH की जगह TH और QC की जगह हमारे पास TC आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रियल साइकिल में हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। लेकिन क्या है, जब हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम कार्नोट साइकिल का जो फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों ने चंद कंसेप्चुअल बातें उनको याद रखना है। वो ये है, अगर हमारे पास बाहर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये हीट पंप अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गर्मी है, तो गर्मी में हीटर तो बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो और ज्यादा भी हीट देता है। तो जितना हमारे पास क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है,
तो इतना ही क्या होगा, हीट पंप अच्छा काम करेगा। इसी तरह रेफ्रिजरेशन के केस में भी एक बात है, आपको पता है अगर हमारे पास क्या है TC यानी बाहर का जो टेम्परेचर है, TH की बात करता हूँ, TH बाहर का टेम्परेचर है, यानी गर्मियों में हमारे पास जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और रेफ्रिजरेटर इतना अच्छा काम नहीं करता। अगर ये टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, जिस तरह हम सर्दियों में क्या करते हैं, इसी का टेम्परेचर कम होता है बाहर एनवायरनमेंट का, तो सर्दियों में ये रेफ्रिजरेटर अच्छा ही काम करता है। वजह क्या है, वजह ये है कि अब इस रेफ्रिजरेटर का काम है कूलिंग करना, ठीक है, और वो अगर बाहर टेम्परेचर क्या है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो वो कम हीट रिमूव करेगा और इसको जल्दी क्या करेगा, ठंडा रखेगा। अगर बाहर टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या है, इसी का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इनके दरमियान टेम्परेचर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब इसी का गैप बहुत ज्यादा है, तो अब यहाँ से मजीद हीट रिमूव करना इसी रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत मुश्किल है। अब इन सब बातों को मैं समराइज करता हूँ। यह हमारे पास क्या है, इंजन है, तो इंजन के केस में हमारे पास एफिशिएंसी होगी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस होगा। तो जब हम रियल फाइंड करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी, तो वो QH माइनस QQ डिवाइड बाई QH के बराबर है, ठीक है, यानी नेटवर्क डिवाइड बाई इनपुट। तो ये हमारे पास वर्क आउटपुट होता है और ये हमारे पास इनपुट होता है। जब पीछे के मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा तो वो हम कर्नाट साइकिल से फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास ये है, ठीक है। अमूमन हम ये फार्मूला यूज नहीं करते, ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है मैक्सिमम एफिशिएंसी या कर्नाट एफिशिएंसी की तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का काम है क्या, कूलिंग करना, ठीक है। तो एक कमरे से हीट या एक सिस्टम से क्या करना है, हीट रिमूव करना है। तो हम ये डिजायर है हमारे पास, तो डिजायर ये हम ऊपर लिखते हैं QC और बाकी ये वर्क है, तो ये वर्क इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं। तो कर्नाट साइकिल के केस में हम इसी B को यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, QC की जगह TC आएगा, QH की जगह TH और QC की जगह TC आएगा, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया कि ये QC किसके लिए है, ये सिस्टम के लिए, और QH यहाँ हमारे पास सराउंडिंग के लिए है, ठीक है। और TC हमारे पास रूम का टेम्परेचर है या सिस्टम का, और TH वो बाहर का टेम्परेचर है। अब हीट पंप के केस में हमारे पास क्या है, एक कमरे को गर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ ये QH किसके लिए है, ये सिस्टम के लिए है, और बाहर हमारे पास सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो हम कहते हैं कि वो QC सराउंडिंग के लिए है। हमारे पास जो यहाँ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला है, तो ये हमने यहाँ से निकाला है। TH यहाँ हमारे पास रूम का टेम्परेचर ज्यादा होता है या सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, किससे, TC से, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर से, ठीक है। तो आपने इस बात को नोट करना है कि रेफ्रिजरेटर में TC किस केस में होता है और हीट पंप में TC या TH किस केस में होता है, ये आपने नोट करना है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला स्टेटमेंट ये किल्वन का हो गया, लार्जेस्ट स्टेटमेंट हो गया। अब आते हैं एंट्रोपी, ठीक है। अब आपको बताते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी हम इस तरह कंसीडर करते हैं कि ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम हीट देते हैं, ठीक है। हीट देने से इसके मॉलिक्यूल डिस्पर्स होंगे, फिर मजीद हीट देने से और डिस्पर्स होंगे और फिर और डिस्पर्स। तो ये क्या हो गया, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म से क्या बन गया, रैंडम फॉर्म बन गया। क्या हो गया, डिसऑर्डर इसका इंक्रीज हो गया। तो ये हम कहते हैं कि क्या है, ये हम कहते हैं कि डिसऑर्डर इसका इंक्रीज हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी इसका इंक्रीज हो गया।
या इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक कंटेनर में दो मुख्तलिफ पार्टिकल है, आप देखते हैं यहाँ सर्कुलर पार्टिकल है और यहाँ रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये दो मुख्तलिफ पार्टिकल है। अगर हम इसको हिलाते हैं, ठीक है, शेक करते हैं, तो क्या होगा, ये डिसऑर्डर इसी का इंक्रीज होगा। तो जितना इसी का डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो हम कहते हैं कि इसी का एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो डिग्री का मतलब ये कि कितना ज्यादा क्या है डिसऑर्डर है, तो इतना ही ज्यादा हमारे पास एंट्रोपी हो गई। ये एंट्रोपी का कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं एंट्रोपी के इक्वेशन की तरफ। तो एंट्रोपी चेंज, ये सिंबल है एंट्रोपी का। S2 - S1 का मतलब ये है कि एंट्रोपी चेंज वो किसके बराबर है, हीट चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर प्लस सिग्मा। अब ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर एंट्रोपी में चेंज आएगा तो वो किस तरह आएगा, वो आएगा हीट की वजह से। जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, तो इसी वजह से इस एंट्रोपी में क्या होता है, इंक्रीज आता है। इसका दूसरा रीजन है ये सिग्मा का जो सिंबल है, इसको हम कहते हैं एंट्रोपी प्रोडक्शन। और ये एंट्रोपी इस तरह भी इंक्रीज होती है जब हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी मौजूद होती है। अब इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, वो फ्रिक्शन की वजह से और बहुत सारे भी फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि एंट्रोपी में चेंज किसकी वजह से पॉसिबल है, हीट ट्रांसफर की वजह से और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। अगर हमारे पास एक सिस्टम के अंदर और बाहर, यानी सिस्टम से ना हीट लॉस होता है और ना क्या होता है, इसमें ऐड होता है, और साथ साथ फ्रिक्शन भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एंट्रोपी चेंज इसमें 0 है, एंट्रोपी में चेंज आएगा तो हीट एडिशन की वजह से या हीट रिजेक्शन की वजह से और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है एंट्रोपी के लिए। अब पहले इस टर्म को डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम इस इरिवर्सिबिलिटी टर्म की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब है जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे या इससे हीट रिमूव करेंगे तो इसके एंट्रोपी में चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, ये पहला टर्म हो गया। अब इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में हम लिखेंगे डेल्टा S इक्वल टू ये हीट चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर। फिर इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस टेम्परेचर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस डेल्टा S से, तो ये T डेल्टा S हो जाएगा और ये होगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा Q, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि ये क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। अगर ये हमारे पास T इस डायग्राम है, T का मतलब है कि इस एक्सिस पे हमारे पास, इस वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास एंट्रोपी है, ठीक है। और ये हमारे पास एक साइकिल है, 1 से स्टार्ट हो गया, 2 की तरफ गया, 3 की तरफ, 4 और दोबारा वापस आ गया। तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इस साइकिल में आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में आप ये देखते हैं कि इसका ये एरिया है, ठीक है। तो क्या है, इसी क्या ये साइड इस पे एंट्रोपी है और इस साइड पे इसका टेम्परेचर है। तो जब हम टेम्परेचर और एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें इस रेक्टेंगल का एरिया देता है। अब ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ये रेक्टेंगल हमारे पास हीट रिप्रेजेंट करता है। जब हम टेम्परेचर वाले साइड को मल्टीप्लाई करते हैं एंट्रोपी वाले साइड से, तो ये हमें क्या देता है, ये रेक्टेंगल ऑफ हीट देता है, ठीक है। तो अब Ts का मतलब हो गया क्या, हीट हो गया। और जब हम Ts डायग्राम में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि T का मतलब है एक साइड
T इसका मतलब है दूसरा साइड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हमारे पास रेक्टेंगल ऑफ हीट। ठीक है, अब हमने ये इंटीग्रेशन क्यों दिया है? यह आप देखते हैं कि यह हमारे पास बहुत सारे छोटे क्या है, अब यह हमारे पास बहुत सारे छोटे रेक्टेंगल है। ठीक है, इसी तरह आपको नजर आ रहे बहुत सारे छोटे रेक्टेंगल है, जैसे मैंने रैंडमली ड्रा किया। तो असल में इस एक के रेक्टेंगल के एरिया को हम कहते हैं ये पार्शियल डिफ्रेक्शन क्यू। तो अब इसमें तो एक नहीं है, बहुत सारे हजारों लाखों होंगे। तो इसको हर एक रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। तो ये एडिशन कौन करता है, ये इंटीग्रेशन करता है। तो असल में ये डेल्टा क्यू है, ये छोटा छोटा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है और फिर इन सारे रेक्टेंगल को हम ऐड करते हैं। तो इसी वजह से इस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हम कहाँ लगाएंगे, जब हमारे पास कंटिन्यूस एरिया होंगे। ठीक है, हम समेशन भी करते हैं, समेशन का जो सिंबल है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए, जब हमारे पास ये एरिया ये 5-6 हो, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों में हो तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। और इंटीग्रेशन का जो तरीकाकार है, यानी इसका जो एडिशन का तरीकाकार है, ये बहुत एक्यूरेट है। तो यही वजह है कि हम यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, और एक छोटा छोटा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी छोटे रेक्टेंगल का ये जो साइड है वो एंट्रोपी के बराबर है और दूसरा साइड इसके किसके बराबर है, ये हमारे पास टेम्परेचर के बराबर है। तो अब इसी रेक्टेंगल में आप देखते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ पोर्शन है, किसके मुख्तलिफ पोर्शन है, हमारे पास किसी के मुख्तलिफ लेंथ है, हमारे पास एंट्रोपी के, यहाँ एंट्रोपी का लेंथ मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर का लेंथ है वो सब में बराबर है। तो यहाँ आप देखते हैं टेम्परेचर का लेंथ सब में बराबर है, हाइट सबका सेम है, लेकिन इसी का जो ये पोर्शन है वो सबका मुख्तलिफ है। और जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये हमें एक रेक्टेंगल देगा, ये वाला। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हमें देता है और ये रेक्टेंगल किसके बराबर है, इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो ये बराबर है हीट का, यानी कितना हीट हमने इस सिस्टम को दिया है या कितना हीट हमने इससे रिजेक्ट किया है। तो आपने इस बात को नोट करना है कि टी इस डायग्राम में जो हमारे पास एरिया होता है वो हीट के बराबर होता है। और ये बात बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये लेंथ है इसका और ये इसका विड्थ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एरिया देता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर हमारे पास ये लेंथ है एंट्रोपी का और ये हाइट है टेम्परेचर का, तो जब दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया देता है और वो एरिया किसके बराबर है, वो एरिया हीट के बराबर है। ठीक है, कि कितना हीट हमने सिस्टम को दिया है या कितना हीट हमने इससे रिमूव किया है। अब आपको इसी का हीट वाले टर्म का पता चल गया। अब आते हैं इस एंट्रोपी प्रोडक्शन वाले टर्म की तरफ, इरिवर्सिबिलिटी की तरफ। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि वो वापस अपने स्टेट पे आता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि वो सिस्टम अपने स्टेट को वापस नहीं आ सकता। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने वापस स्टेट को आ सकते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये आइस है। ठीक है, इस आइस से हमने क्या किया, वाटर से हमने हीट रिमूव किया रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये आइस बन गई। जब हम इसको क्या करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ हीट आता है और इस आइस को दोबारा किसमें कन्वर्ट करते हैं, इस वाटर को कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड वाटर को। तो ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम क्या होता है,
अपनी इनिशियल स्टेट को आता है। हमारा काम सराउंडिंग से नहीं है, चाहे वो आता है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिस्टम से है। ये पहले वाटर था, फिर आइस, फिर दोबारा वाटर बन गया। तो इसी तरह सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जब एक सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल होता है तो इस केस में हम कहते हैं कि क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन इसमें 0 है, क्योंकि डिसऑर्डर नहीं होता। हम पहला स्टेट था, ठीक है, लिक्विड, फिर आइस बन गया, फिर दोबारा वही लिक्विड बन गए, तो वही केस है। ठीक है, डिसऑर्डर इसमें नहीं आ गया, तो हम कहते हैं कि क्या है, इसमें एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या है, 0 है। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम वापस अपने स्टेट को आ गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, सारा का सारा इनिशियल और फाइनल स्टेट अब बराबर है। दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपने इनिशियल स्टेट को वापस नहीं आता। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन होते हैं। ठीक है, या हमारे पास हीट ट्रांसफर होते हैं, या हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक चीज को जलाया, ठीक है, तो अब पहले फॉर एग्जांपल अपने एक स्टेट में था, अब ये क्या हो गया, बर्निंग हो गई, कंबक्शन या बर्निंग के बाद क्या है, ये अपने असली हालत को नहीं आता। तो यहाँ हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर भी हो सकती है और सिस्टम से बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देखते हैं कि ये एक है, ठीक है, इसको कुछ किया तो ये बन गया, तो अब ये वापस अपने स्टेट में नहीं आता। अब ये सिस्टम है तो ये क्या है, इंटरनली इरिवर्सिबल है। तो जब इस तरह केस होगा तो इस केस में हमारे पास फिर एंट्रोपी प्रोडक्शन होती है। तो एंट्रोपी प्रोडक्शन ये सिग्मा कब 0 होगा, जब हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, हीट लॉस नहीं है, या इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सिस्टम रिवर्सिबल होगा और इस केस में हमारे पास एंट्रोपी प्रोडक्शन, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। अब हमारे पास एंट्रोपी कब कांस्टेंट होगी, आइसोट्रोपिक प्रोसेस को हम कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंट्रोपी बराबर होगी या चेंज इन एंट्रोपी वो 0 के बराबर होगी, तो इसको हम आइसोट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। वो कब होगा, जब हमारे पास हीट 0 होगा। क्या होगा, हीट ना ऐड होता है एक सिस्टम में और ना क्या होता है, रिमूव होता है, तो फिर इसको हम 0 के बराबर ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, वो सिस्टम या प्रोसेस इस तरह होते हैं कि सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हम कहते हैं कि क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन भी 0 है। तो S2 - S1 0 के बराबर है, यानी चेंज इन एंट्रोपी वो 0 के बराबर है। S2 बराबर है S1 के, तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी कांस्टेंट है और चेंज नहीं होता। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, एंट्रोपी के टर्म में। तो ये लॉ इस तरह है कि एंट्रोपी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एक सिस्टम ऑपरेट हो रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप एंट्रोपी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, एंट्रोपी कभी भी खत्म नहीं होती। तो ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लेकिन डेफिनेशन है एंट्रोपी के टर्म में। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। वो ये पॉइंट है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की एंट्रोपी 0 से ज्यादा होती है। वो हो सकती है किस तरह, जब हम हीट एक सिस्टम को देंगे। ठीक है, एंट्रोपी 0 के भी बराबर हो सकती है, एंट्रोपी चेन असल में। वो किस तरह, ये चेन है, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ। एंट्रोपी चेंज 0 से ज्यादा हो सकता है। वो कब होगा, जब आप हीट देंगे एक सिस्टम को। 0 के भी बराबर हो सकता है। वो किस तरह, वो जब ना हीट देते हैं और ना हीट रिमूव करते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड सिस्टम है। अब ये
0 से कम भी हो सकता है। जब आप हीट एक सिस्टम से रिमूव करते हैं तो फिर इसका एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ये एक सिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है, जब हम यूनिवर्स की या सराउंडिंग की बात करते हैं तो ये याद रखना, एंट्रोपी 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी। 0 कब होगी? जब सारे के सारे दुनिया में सारे प्रोसेस वो स्टॉप हो जाए, तो फिर ठीक है, एंट्रोपी 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन क्या है, अमूमन एंट्रोपी 0 से ज्यादा होगी। हर प्रोसेस इस तरीके से होता है कि वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं। तो ये यूनिवर्स की नहीं है बल्कि यूनिवर्स है। ठीक है, अब ये हो गई इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी के अंदर इरिवर्सिबिलिटी भी है। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, या तो रिवर्सिबल होगा तो सिस्टम में क्या होगा, ये एंट्रोपी प्रोडक्शन 0 होगा। अगर इरिवर्सिबल है तो फिर वो 0 से ज्यादा होगा। तो आपने इन बातों को नोट करना चाहिए। या तो अगर 0 होगा तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ये है कि रिवर्सिबल सिस्टम है। अगर ये 0 से ज्यादा है तो इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर मौजूद है। अगर ये 0 से कम है तो ये इम्पॉसिबल है। इसी तरह सिस्टम पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट को नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ये 3 स्टेटमेंट हमने बताई, केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट एंड एंट्रोपी स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये सबसे आखिरी लॉ है। ठीक है, वो ये कहता है अगर हमारे पास फेवर क्रिस्टलीन सब्सटेंस है और इसी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, ठीक है, तो इसी का एंट्रोपी भी क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक फेवर क्रिस्टलीन सब्सटेंस है, इसी का टेम्परेचर 0 केल्विन या 0 रेंकाइन है। ये दोनों एब्सोल्यूट स्केल है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी का इस सिस्टम का एंट्रोपी भी 0 के बराबर होगा। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मजीद ये, अगर सब्सटेंस फेवर क्रिस्टलीन ना हो, यही टेम्परेचर हो, तो फिर हमारे पास एंट्रोपी 0 के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ फेवर क्रिस्टलीन सब्सटेंस के केस में है। और ये लॉ क्या है, ये एम्पिरिकल एविडेंस में है। ठीक है, इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट से निकल आया है। तो अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है, अगर हमारे पास फेवर क्रिस्टलीन सब्सटेंस है और इसी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, यानी 0 केल्विन है या 0 रेंकाइन है, तो इसी का एंट्रोपी भी 0 होगा। ठीक है, ये सिर्फ फेवर क्रिस्टलीन सब्सटेंस के केस में है। और ये क्या है, टोटली एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकल आए। तो एम्पिरिकल का मतलब यहाँ है कि ये एक्सपेरिमेंट से निकल आए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक्स लॉ के बारे में बताया। ठीक है, 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड इसके मुख्तलिफ स्टेटमेंट एंड थर्ड लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू एंजॉय द लेक्चर।